हेलो मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होमगार्ड लिखित परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा का जो सुपर सीरीज कार्यक्रम चल रहा है, आज इस सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस सीरीज कार्यक्रम को शीघ्रता से समाप्त करते हुए 50 प्रश्न रैपिड तरीके से तैयार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है मित्रों, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न ये रहा मित्रों। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो है, पहला ऑप्शन दे रखा है विशाल स्नानागार, दूसरा अन्नागार, तीसरा है स्तंभ हाल और चौथा है 2 मंजिला भवन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो मित्रों इसका दिमाग लगाइए, इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, सर्वाधिक सा से शुरू होता है और इसको याद रखने का केवल यही तरीका है मित्रों कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में, ये एक भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। श्रावस्ती, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न मित्रों, पहला ऑप्शन सत्य अहिंसा दया दे रखा है, दूसरा प्रेम करुणा क्षमा दे रखा है, तीसरा बुद्ध धम्म संग दे रखा है और चौथा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक दे रखा है। तो त्रिरत्न जो है वो बुद्ध धम्म और संग इंगित करता है मित्रों। क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म और संग इंगित करता है। इसका सी ऑप्शन मित्रों सही होगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दिमाग लगाइए मित्रों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, तो इसको याद करने की ये ट्रिक है कि भाई शुरुआत कहाँ से की थी। तो शुरुआत होता है सा शब्द से। शुरुआत जो है वो सा शब्द से शुरू होता है। तो इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था मित्रों। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न, हाँ, अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मित्रों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों, विचार करिए, पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल मित्रों, इसका सही ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन सा ऑप्शन होगा? ए सही ऑप्शन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मित्रों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा दे रखा है विलियम बेंटिंक, तीसरा दे रखा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा दे रखा है चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो मित्रों दिमाग लगाइए, इसमें मित्रों पहला ऑप्शन सही होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। कौन था मित्रों? रॉबर्ट क्लाइव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न, महावीर फिर खाली जगह तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो इसमें एक प्रश्न और तैयार हो रहा है कि महावीर जो है वो अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, तो महावीर जो है 24 तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा कि महावीर 24 तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न ये रहा, सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है मित्रों? ज्यादातर लोग जानते होंगे, सबसे पुराना वेद है मित्रों ऋग्वेद। कौन सा है?
ऋग्वेद। ये डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम मित्रों वर्धमान है। ये डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, वर्धमान, वर्धमान है। सिद्धार्थ नाम था, ये भी आप ध्यान रखिए, ये गौतम बुद्ध का नाम था। किसका नाम था? गौतम बुद्ध का ये नाम था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो मित्रों नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? पहला ऑप्शन दे रखा है औद्योगिक विकास, दूसरा दे रखा है ग्रामीण एवं कृषि विकास, तीसरा दे रखा है विदेशी व्यापार, चौथा दे रखा है शहरी विकास। तो मित्रों इसमें से दिमाग लगाइए कौन सा होगा? इसमें से बी ऑप्शन मित्रों सही होगा, ग्रामीण एवं कृषि विकास। बी ऑप्शन इसका सही होगा, ग्रामीण एवं कृषि विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, जीरो आधारित बजट की अवधारणा किसने दी? जीरो आधारित बजट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है जॉन मोहन सिंह, दूसरा है पीटर ए पायर, तीसरा है मनमोहन सिंह और चौथा है अरुण जेटली। दिमाग लगाइए मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीरो आधारित बजट मित्रों दिया था पीटर ए पायर ने। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन इसका सही होगा, पीटर ए पायर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। अगला प्रश्न, भारत में मेक इन इंडिया, भारत में मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है वो अभियान कब लॉन्च किया गया? तो भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है मित्रों वो 25 सितंबर 2014 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 25 सितंबर 2014। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, बैलेंस शीट में क्या दर्शाया जाता है? प्रश्न है मित्रों, बैलेंस शीट में क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन है एक निश्चित तारीख को संपत्ति और दायित्व, दूसरा ऑप्शन है एक अवधि का लाभ हानि, तीसरा है नकद प्रवाह, चौथा है पूंजी परिवर्तन। दिमाग लगाइए मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही है मित्रों, एक निश्चित तारीख को संपत्ति और दायित्व ये बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। ये ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप में रखा जाता है? तो मित्रों ये बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो अमेरिकी डॉलर के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में रखा जाता है? अमेरिकी डॉलर के रूप में, ना सोने के रूप में, ना यूरो के रूप में, ना एन के रूप में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है IFSC एवं बैंक एसी कोड भारत में कब लागू हुआ? IFSC एवं बैंक एसी कोड भारत में कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा है 2016, तीसरा है 2018 और चौथा है 2017। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों बी, सन 2016। 2016 में ये लागू हुआ था IFSC कोड एवं बैंक एसी कोड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है RBI की स्थापना कब हुई? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, दूसरा है 1 अप्रैल 1949, तीसरा है 1 जनवरी 1947 और चौथा है 15 अगस्त 1947। दिमाग लगाइए मित्रों, क्या ऑप्शन सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। दिमाग लगाइए आप लोग, क्या इसका ऑप्शन सही होगा?
विचार कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है मित्रों ए, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 280, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 312, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 324 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 356। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन है मित्रों अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग का गठन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? भाई स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 2015, दूसरा ऑप्शन 16 जनवरी 2016, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 2016 और चौथा ऑप्शन 1 अप्रैल 2016। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा सही होगा ऑप्शन? स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो मित्रों स्टार्टअप इंडिया योजना ये 16 करके याद रखिए, 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? मित्रों बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? पहला ऑप्शन है फिएट मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, तीसरा ऑप्शन है कमोडिटी मुद्रा और चौथा ऑप्शन है पेपर मुद्रा। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिटकॉइन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो मित्रों बिटकॉइन जो होती है वो क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी वाली मुद्रा है ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये बेहद सरल क्वेश्चन है, ज्यादातर को मालूम होगा, UIDAI। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड रिवीजन कर रहा हूं मैं, रैपिड रिवीजन। अब अगले प्रश्न की तरफ। NPA का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NPA का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दूसरा नेशनल परफॉर्मिंग एसेट, तीसरा नॉन पब्लिक एसेट और चौथा न्यू पब्लिक एसेट। क्लियर करिए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके विचार के अनुसार? विचार कर लिया होगा। इसका ए ऑप्शन सही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA का पूरा नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और बेहद कई बार आ चुका है ये, और ये ज्यादातर को पता होगा। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार ज्यादातर मित्रों को मालूम होगा। इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। पहला ऑप्शन मिजोरम दे रखा है, दूसरा गोवा दे रखा है, तीसरा केरल दे रखा है और चौथा त्रिपुरा दे रखा है। तो विचार कर लिया होगा मित्रों ने। इसका सही ऑप्शन है मित्रों सी, केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन आर्गन। बेहद सरल प्रश्न है, इसलिए इस पे भी ज्यादा देर नहीं रुकेंगे मित्रों। विचार कर लिया होगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? पहला ऑप्शन मुरादाबाद, दूसरा ऑप्शन फिरोजाबाद, तीसरा ऑप्शन अलीगढ़ और चौथा ऑप्शन सहारनपुर। चार में से सिलेक्ट करिए। बहुत बेहद सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है ये। इसमें कौन सा सही होगा मित्रों? विचार कर लिया होगा। कांच की चूड़ियों के लिए
प्रसिद्ध जो जिला है अपने उत्तर प्रदेश का वो फिरोजाबाद है। कौन सा है? फिरोजाबाद है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? कभी कभी ये इंग्लिश वाला हिंदी में लिख के पूछ दिया जाता है। पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा, और चौथा है पेंच। विचार करिए मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको थोड़ा नया लग रहा होगा लेकिन ये कई परीक्षाओं में आ चुका है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य की बात हो रही है। तो मित्रों विचार कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है बी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न है नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन कृषि का विकास, दूसरा ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी व शहरों की ओर पलायन, तीसरा ऑप्शन संयुक्त परिवार प्रणाली, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। विचार करिए मित्रों, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? दिमाग लगाइए कि नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है। विचार कर लिया होगा। इसका बी ऑप्शन सही है मित्रों, बी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी व शहरों की ओर पलायन। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी व शहरों की ओर पलायन नगरीकरण का मुख्य कारण होता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, भूमंडलीय तापन, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, कभी कभी हिंदी में लिख के दे दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन पेड़ों का लगाना, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन नदियों का सूखना, और चौथा ऑप्शन है वर्षा की कमी। दिमाग लगाइए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसका सही ऑप्शन है मित्रों CO2 की वृद्धि यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। ये दूसरा ऑप्शन सही होगा मित्रों, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड रिवीजन है मित्रों, रैपिड रिवीजन है। अब अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन लखीमपुर खीरी, दूसरा ऑप्शन सोनभद्र, तीसरा ऑप्शन मिर्जापुर, चौथा ऑप्शन चंदौली। दिमाग लगाइए मित्रों, ये क्वेश्चन बहुतों को कंफ्यूज कर देता है और बहुत से बच्चे लखीमपुर खीरी कर देते हैं, जो कि गलत है। ये सबसे बड़ा जिला है लेकिन वन नहीं इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। वन का घनत्व तो पूछा गया है, जिला बड़ा हो गया तो घनत्व तो कम हो जाएगा। सोनभद्र इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, सोनभद्र। कौन सा सही होगा? सोनभद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई, इसको याद कर लीजिए, कब हुई? 1984 में हुई। एक प्रश्न इसमें तैयार हो गया, में किस गैस का रिसाव हुआ था? पहला ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन अमोनिया, और चौथा ऑप्शन क्लोरीन। मित्रों सिलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके विचार के अनुसार? तो इसका विचार कर लिया होगा, इसका सही ऑप्शन होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब बढ़ते हैं इस रैपिड रिवीजन में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत की नगरीय जनसंख्या 2011, भारत की नगरीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत थी? ये कह रहा है प्रश्न, ये 2011 लिखा है तो जनगणना 2011 में हुई थी, तो उसके अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन 27.8%, दूसरा ऑप्शन 31.16%, तीसरा ऑप्शन 35.2%, और चौथा ऑप्शन 40.5%। मित्रों सिलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए, इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, 31.6%। 31.6% नगरीय जनसंख्या थी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, बिरहा गायन किस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है? बिरहा गायन किस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है? कई बार आ चुका है बिरहा गायन। पहला ऑप्शन पूर्वांचल, दूसरा ऑप्शन बुंदेलखंड, तीसरा ऑप्शन अवध, और चौथा ऑप्शन ब्रज। मित्रों दिमाग लगाइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। इसका दिमाग लगाइए आप कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। बिरहा गायन विचार कर लिया होगा, इसका ए ऑप्शन सही है मित्रों, बिरहा गायन पूर्वांचल।
पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है, पूर्वांचल क्षेत्र का लोकप्रिय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नौटंकी लोक नाट्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? भाई नौटंकी जो लोक नाट्य है वो मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? पहला ऑप्शन कानपुर लखनऊ, दूसरा ऑप्शन मेरठ, तीसरा ऑप्शन वाराणसी, चौथा ऑप्शन गोरखपुर। दिमाग लगाइए मित्रों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगाइए, रैपिड रिवीजन चल रहा है। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों कानपुर लखनऊ। कौन सा सही ऑप्शन होगा? कानपुर लखनऊ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रासलीला सबसे प्रसिद्ध कहाँ होती है? मित्रों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, रासलीला सबसे प्रसिद्ध कहाँ होती है? तो भाई रासलीला सीधी सी बात है, कृष्ण जी मथुरा वृंदावन से संबंधित हैं, तो इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा मथुरा वृंदावन। क्या होगा मित्रों? मथुरा वृंदावन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन विवाह, दूसरा ऑप्शन होली, तीसरा ऑप्शन बच्चे का जन्म, चौथा ऑप्शन छठ। दिमाग लगाइए मित्रों, कब गाया जाता है सोहर गीत? सोहर गीत कब गाया जाता है? तो सोहर गीत मित्रों बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के समय। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। कजरी गीत मुख्य रूप से किस मौसम में गाया जाता है? बहुत सरल है, इसको याद करने की ये ट्रिक है कि भाई काजल लगा लो सावन में। क्या है? काजल लगा लो सावन में, तो सावन में गाया जाता है। इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न चैती गीत किस महीने में गाया जाता है? तो चैती, यहाँ पे देखो ट्रिक लिखी है चैती, चैत, तो चैत्र में गाया जाता है मित्रों। कब गाया जाता है? चैत्र में गाया जाता है, इसलिए इस पे भी ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फाग गीत किससे संबंधित है? भाई फाग यानी फागुन वाला गीत किससे संबंधित है? तो फागुन में जो त्योहार होता है मित्रों वो होली होता है। ये ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूं मैं, होली होता है, तो ये होली से संबंधित है फाग गीत। तो फाग गीत किससे संबंधित है? होली से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। झूला गीत किस मौसम में गाया जाता है? भाई झूला डाला जाता है सावन में, तो सावन मौसम में गाया जाता है। झूला गीत कब गाया जाता है? सावन मौसम में। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बारहमासा गीत किस प्रकार का होता है? ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल है ये। बारहमासा गीत किस प्रकार का होता है? तो बारहमासा जैसा नाम है वैसे ही इसका ऑप्शन भी है कि 12 महीनों का वर्णन होता है इसमें, बारहमासा गीत में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बेहद सुपरहिट क्वेश्चन है और सबको मालूम होगा ज्यादातर। भाई लठमार होली बरसाना में। कहां पर? बरसाना में। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। देख लीजिए, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ना गोकुल, ना नंदगांव, ना वृंदावन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। फूलों वाली होली, फूल डोल कहाँ मनाई जाती है? तो फूलों वाली होली मतलब मनाई जाती है वृंदावन में। कहाँ मनाई जाती है मित्रों? वृंदावन में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ना बरसाना सही होगा, ना मथुरा सही होगा, ना गोकुल सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ना लखनऊ हिंदू विश्वविद्यालय है, ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मित्रों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ज्यादातर को मालूम होगा, कई बार आ चुका है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी मित्रों? मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका ए ऑप्शन सही है। ना गोपाल कृष्ण गोखले सही है, ना स्वामी विवेकानंद सही है, ना बाल गंगाधर तिलक सही है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर फिर खाली जगह के रूप में बदल दिया गया। तो पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन सरदार पटेल तकनीकी विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। तो इसका नाम डॉक्टर एपीजे कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय
के रूप में बदल दिया गया। अब ये नाम हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, यूपीटीयू का नाम अब बदल दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे याद रखो, आधा दर्जन। कितने हैं? आधा दर्जन। कितने हैं? आधा दर्जन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं याद करवा रहा हूं प्रश्नों को आपको। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को देखरेख कौन करता है? तो भाई प्राथमिक शिक्षा की देखरेख, ये सरल प्रश्न है, इस पे नहीं रुकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद करता है। कौन करता है? बेसिक शिक्षा परिषद करता है प्राथमिक शिक्षा की देखरेख। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो मित्रों ये 50वां क्वेश्चन है इस सीरीज का, अंतिम क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ वाला है ये मित्रों उम्मीद है कि सुपर सीरीज का ये रटलो कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि इसी तरह की सीरीजें और चाहिए तो आप सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दिख रहा होगा साइड में, ये इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी तरह रैपिड रिवीजन एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कोई दोस्त, साथी, रिश्तेदार अगर ये तैयारी कर रहा हो तो चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए, क्या टॉपिक चाहिए, उसके बारे में आप जरूर परिचय दें हमको, जिससे कि मैं अगला वीडियो और बेहतर तरीके से आपकी आवश्यकता के अनुसार बना सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली सीरीज में, अगले वीडियो में कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।